हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया ज्योग्राफी के फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग भारत के भू आकृतिक प्रदेश और भारत का भौतिक विभाजन को जानेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थलाकृतियों को देखा जाता है और ये जो स्थलाकृतियां हैं इनका जो विकास है वो विभिन्न विभिन्न समय अंतरालों पर भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसमें हम दो तरह के फोर्स को देखते हैं, जिसमें एक अंतर्जनित फोर्स होता है, दूसरा बाह्यजनित फोर्स होता है। आपको बता दें कि जो अंतर्जनित फोर्स होता है और जो बाह्यजनित फोर्स होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, इन सबको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो परेशान ना हो। 10 से 12 दिन के बाद इसी प्लेटफॉर्म से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि भारत भौगोलिक विविधताओं का देश है। ठीक, हमारे वहाँ मास लेवल पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, फिर चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, रीजनल डाइवर्सिटी हो, क्लाइमेट डाइवर्सिटी हो, मॉनसूनल डाइवर्सिटी हो। तो उसी तरह से भारत का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और हमारे वहाँ जितनी भी डाइवर्सिटी हो रही है, रिसोर्सेज में हो, सॉइल में हो, वाटर बॉडीज़ में हो, लैंड में हो, तो वो सबकी सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो स्ट्रक्चर है भारत का, उसके ऊपर ही सारी की सारी डाइवर्सिटी डिपेंड कर रही होती है। ठीक, और भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें है प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये जो आपका है प्रायद्वीपीय खंड और हिमालय के बीच में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पड़ता है। इनको अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि कोई ऐसी प्रक्रिया हुई होगी, कोई ऐसा ओरिजिन हुआ होगा जिसके आधार पर कोई स्थलकृति निकल कर आई होगी। जैसे भूकंप आता है, फिर जब उसका मैग्मा ठंडा हो जाता है तो कोई प्लेटू का रूप ले लेता है, और जो ज्वालामुखी फट रहा है उसके अंदर जो हमारा इंटरनल फोर्स लग रहा होता है। तो ये सब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया गया है। ये जो आकृतियों का विभाजन है वो भारत में जो धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं उसके आधार पर है। जैसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये आपका वही गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उत्तरी तथा पूर्वी हिमालय में आपकी पूरी जो कंचनजंगा हो गई, केटू हो गया, इस तरह के जो माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। अब इस डायग्राम को आप लोग देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से पहले जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वो आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग है। उसके नीचे आपका जो दिया हुआ है वो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ग्रीन वाला पोर्शन जो है आपका, ये आपका क्या है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। उसके नीचे देखिए है भारतीय मरुस्थल। ये जो 3 नंबर पे येलो कलर का साइड में दिख रहा है, लेमन येलो कलर का, ये क्या है आपका, डेजर्ट वाला एरिया है। फिर ये प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें दक्कन का पठार आएगा, मालवा का पठार आएगा। ये सारे पठार क्या है, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के नीचे का जो एरिया है वो आपका क्या पड़ रहा है, प्रायद्वीपीय पठार पड़ रहा है। फिर तटीय मैदान में आपका वेस्टर्न घाट, नॉर्थर्न घाट, ये वाले आते हैं, घाट आते हैं। ठीक है, कोस्ट वाला एरिया जो आपका क्या है, जहाँ पे कोस्टल सारे के सारे स्टेट लगे हुए हैं, ये भी आपको हमने लिखवाया था, तो ये आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। और भारत के द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये क्या है, ये सब है भारत की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर इनका विभाजन। और इसी के आधार पर आपकी ग्रीनरी डिसाइड होगी, इसी के आधार पर आपका रेनफॉल डिसाइड होगा। यहीं पे आपकी माइनिंग वाले एरियाज डिसाइड हो जाएंगे।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा यहाँ पर कि यहाँ की सॉइल कैसी है। अब जैसा जहाँ का ओरिजिन होगा, जो जिस तरह से अस्तित्व में आया होगा, उसका सॉइल वहाँ का वैसा ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ के हिसाब से उसमें क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। रीजनल प्लानिंग हमने इसके सिलेबस में डिस्कस किया था, रीजनल प्लानिंग। तो अब आप समझ पाएंगे कि जो भारत की भू आकृति है, उसके आधार पर जो उसका भौतिक विभाजन है, उसी के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। भारत की जो आकृति है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इसमें अगर हम हिमालय की ही बात खाली करें तो आप हिमालय को देखिए कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर महाद्वीपीय और महासागरीय विभाजन का सर्वथा भिन्न था। ठीक है, मतलब करोड़ों साल पहले जो महाद्वीप थे, महासागर थे, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पैथालासा था, पेंजिया था, फिर पेंजिया का डिवीज़न अंगारा गोंडवाना लैंड में हुआ, उसके बाद फिर उनका सब डिवीज़न हुआ कॉन्टिनेंट में, फिर कॉन्टिनेंट का भी सब डिवीज़न कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में होता है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा था, उसी में हिमालय पर्वत भी हमारा अस्तित्व में आया, हिमालय की संरचना अस्तित्व में आई। तो देखते हैं कि हिमालय पर्वत और उसके पूर्व में स्थित वर्मा, जिसको हम लोग वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, के पर्वत, वहाँ के जो पर्वत थे, तथा पश्चिम की ओर जो हिंदकुश से लगाकर यूरोप तक में फैली आल्पस व कार्पेथियस पर्वत श्रेणियाँ थीं। वहाँ पर एक विशाल महासागर था। तो ये जो यूरोप और हिंदुकुश के बीच का एरिया है ना, जिसको हम यूरोपियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स कहते हैं, उसके बीच में एक एरिया था जहाँ पर एक टेथिस सागर हुआ करता था। तो वो जो सागर था, उस सागर की प्लेटें जब यूरोपियन प्लेट और जब एशियन प्लेट आपस में टकराई, तो उनसे जिस संरचना का विकास हुआ, उसे हिमालय कहते हैं। ठीक है। तो टेथिस सागर कहाँ पे था, अभी आपको मैप में दिखाएंगे हम। फिर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से यूरोपियन प्लेट्स नीचे की तरफ आ रही हैं और इंडियन प्लेट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि यहाँ पे यूरोप पड़ता है आपका और ये आपका इंडिया है। तो ये जो प्लेटें हैं, तो इंडियन प्लेट आपकी ऐसे मूव करती है, यूरोपियन प्लेट्स ऐसे ही मूव करती है। यहाँ पे सागर हुआ करता था, ये दोनों जब आपस में टकराएं, तो इन्हीं के जो सेडिमेंट्स थे, उन्हीं से हिमालय का निर्माण हो गया बीच में। ठीक है गाइस। तो ये जो प्लेटों का अभिसरण होता है, आपस में ये जो मिलती हैं, तो ये बहुत धीमे धीमे तो मिलेंगी नहीं, कॉमन सेंस की बात है। बहुत तेज मूवमेंट होता है, बहुत तेज आपस में टकराती हैं। तो उसी से क्या हुआ, हमारा हिमालय पर्वत बना। इस सागर के दोनों तरफ महाद्वीपों का विस्तार था। अभी जो टेथिस सागर है, इनके टेथिस सागर क्या है, टेथिस सागर के दोनों तरफ, एक तरफ यूरोपियन प्लेट्स हैं और दूसरी तरफ इंडियन प्लेट्स हैं, और दोनों का जब कन्वर्जन हुआ तो वहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लगाकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 25 किलोमीटर, सॉरी ये 25 नहीं है, ये 2500 है। ठीक है गाइस, तो इसे 2500 कर लीजिएगा। और ये यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला है, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें। ठीक। अब पूर्व की अपेक्षा जो है पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। अब इसका भी कारण यही है कि प्लेटों का कन्वर्जन कैसे हुआ है, कितना प्रेशर लग रहा है। अब जितना फोर्स होगा उतना ही कन्वर्जन ज़्यादा होगा। तो पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग जो है अधिक चौड़ा है, जो पश्चिमी भाग में लगभग 400 किलोमीटर है, तथा पूर्व में यह 160 किलोमीटर है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि पश्चिम में उतना कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, उतना फोर्स नहीं लगा प्लेटों का,
जितना आपका पूर्व में लगा, और जो चीज़ ज़्यादा फोर्सली लगी, ज़्यादा कन्वर्ज हुई आपस में, वो ऊपर की तरफ उठ गई, और जो ऊपर की तरफ उठ गया वो हमारा हिमालय बन गया। तो पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय क्षेत्र अधिक ऊंचा है। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्व हिमालय में ही विद्यमान है। अब ऊंची ऊंची चोटियां क्यों बन रही है ना, फोर्सली दो चीज टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, और जितनी ताकत से टकराएंगी उतनी ताकत से ऊपर उठेंगी, तो उनकी जो हाई पीक होगी वो ज़्यादा ऊंची होगी। अब प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित 33 सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई है। अब ये चीज़ तो क्लियर होगी आप लोगों को कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। यूरोपियन जो नीचे की तरफ आ रहा है और इंडियन प्लेट्स जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो जब दोनों आपस में फोर्सफुली एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा। अब उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत उत्तरी पर्वतीय मैदान उत्तरी प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, जो मतलब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उनका विभाजन जिसमें हो जाएगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या उत्तर पूर्वी हिमालय। ये देखिए, ये डायग्राम है जिसमें दिया हुआ है किस तरह से इनका डिवीजन होगा। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय, अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करें तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय में जो इसके 4 डिवीज़न है, ठीक है, जिसमें पंजाब हिमालय आएगा, कुमाऊं हिमालय आएगा, नेपाल हिमालय आएगा और असम हिमालय आएगा। इसका आप लोग ये देख लीजिए मैप। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका ये आपका क्या है, ये आपका है पंजाब हिमालय, ये वाला एरिया कुमाऊं हिमालय का है, यहाँ पे आपका ये है नेपाल हिमालय और ये है असम हिमालय, ठीक है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पंजाब हिमालय, अगर पंजाब हिमालय की स्थिति देखें तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। अभी जब नदियों का टॉपिक हम लोग करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सिंधु और सतलज नदी का एरिया क्या है। तो ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये किसका है, सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का भाग कम से कम 560 किलोमीटर, इसमें क्या क्या आएगा, कश्मीर हिमालय आएगा, हिमाचल हिमालय आएगा, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ, ये सब किसमें आएंगी, पंजाब हिमालय में आएंगी। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी एक मैप है आगे जिसको हम आपको दिखा देंगे, तो पहले आप लोग मैप ही देख लीजिए। ये देखिए, ये पंजाब हिमालय में कौन कौन सा आ रहा है, काराकोरम आ रहा है, लद्दाख आ रहा है, ये आपका काराकोरम है। ये देखिए, ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है, और ये आपका पंजाब का एरिया है, लद्दाख और पंजाब का एरिया। और ये कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है, सिंधु और सतलज नदी का। ठीक, आगे चलते हैं। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ेगा, सतलुज काली नदी के बीच में लगभग 320 किलोमीटर। यहाँ पे क्या है, भागीरथी एवं यमुना का उद्गम स्रोत है। नंदा देवी चोटी यहाँ पर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है यहाँ की। फिर आएगा आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में क्या है, काली तिस्ता नदी के बीच, नदियाँ याद कर लीजिएगा, उसके बीच में पड़ने वाला क्षेत्र याद कर लीजिएगा। उसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, इम्पोर्टेंट नहीं है।
माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ कहाँ आएंगी? नेपाल में। आपको पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ ये सब कहाँ आएंगी? नेपाल हिमालय में। वही असम हिमालय में कौन कौन सी आएंगी? तिस्ता, देहांग, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। अच्छा, तिस्ता, देहांग, ब्रह्मपुत्र। तिस्ता नदी के बाद जो देहांग है, देहांग ही जब भारत में एंट्री करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो यहाँ पे जो 750 किलोमीटर है, यहाँ पे कुल्ला कांगड़ा, नामचा बरवा, ये सब हैं पर्वत। ठीक है गाइस, ये सब क्या हो गया? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। तो ये सब आपकी पर्वत श्रेणियां हैं। इनके अंदर आने वाले माउंटेन कौन कौन से हैं? ये एक रीजनल क्लासिफिकेशन है, ये फैक्चुअल डाटा है और ये याद करना पड़ेगा आपको। एक मैप ये आप लोग देख लीजिए, 2 मैप है यहाँ पे, जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये बस मैप लगाने का इतना सा मतलब है कि आप लोग भी इस तरह का मैप बना सकते हैं। ठीक, और मैप में ऐसे ही बनाकर अच्छे से लोकेट कर लीजिएगा कौन सी श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, तो आप लोगों को लोकेशन याद हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर पश्चिम हिमालय के बारे में जानेंगे और पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे। उनकी विशेषताएं क्या है, वहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कितनी वर्षा नहीं होती है। ठीक, वहाँ पे किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन सी नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय को देखने से पहले आपसे हम बताना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में, या कोई भी कंप्लेन है, या आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा, या आप उसे पसंद करते हैं, या कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक दोनों करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम कितना सही जा रहे हैं और कितना गलत जा रहे हैं। अब हम लोग पश्चिम हिमालय की बात करते हैं। पश्चिम हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से काली नदी तक फैला हुआ है, और इसी के बीच में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। आप लोग अगर मैप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि पंजाब, असम, कुमायूं, नेपाल, और फिर ये पश्चिम हिमालय, फिर पूर्वी हिमालय। तो ये सब आप लोग मैप देखते हुए चलिएगा। तो पश्चिम हिमालय की जो स्थिति है आप जान ही चुके होंगे कि ये सिंधु नदी से काली नदी के बीच में पड़ता है। पश्चिम हिमालय की ऊंचाई जो है पश्चिम में अधिक है तथा पूर्व की ओर घटती जाती है। हम लोगों ने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि ये जो अभिसारी क्रिया हुई थी, अभिसारी प्लेटों के अपसारी प्लेटों के अभिसरण से, ठीक है, जहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा हुआ है, फोर्स ज़्यादा लगा है, वहाँ पे एक सक्रिय पट्टी के रूप में अवसाद जो है, सेडिमेंट्स जो है वो जमा हुए हैं, और वहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पूरब में ही कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ और ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिम हिमालय की वनस्पति के अंतर्गत मुख्यतः अल्पाइन एवं कोढ़धारी, ये गाइस कोढ़ है, जो इस तरह के पेड़ होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे, नैनीताल वगैरह में देखने को मिलते हैं, शंकुधारी जिनको बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो पेड़ हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? पश्चिम हिमालय में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र में जीवाश्म उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे जीवाश्म का अभाव होता है, फॉसल फ्यूल्स नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन नहीं पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो वो पश्चिम हिमालय में। यहाँ हिम रेखा का तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो हिम रेखा है, ठीक, ग्लेशियर लाइन जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पर कम ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ पर जो नदियों का उद्गम है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। देखा होगा कि पूरा का पूरा सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम, और फिर उधर से 1 2 3 4 5, कम से कम 5 नदियाँ आपको यहीं पे देखने को मिल जाती हैं, जो जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं।
तो पश्चिम हिमालय हिमानी क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसलिए पश्चिम क्षेत्र से ही भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इसकी चौड़ाई अत्यधिक है क्योंकि इसका संबंध पामीर पठार से। अभी जो हम लोग पठार का एरिया पढ़ेंगे तब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पठार की सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है और किस तरह से इसको समझा जा सकता है कि पामीर का पठार था तो कैसे वो पश्चिमी भाग को ऊंचा कर देता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं कि पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय जो है यह पूर्व में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, याद रखिएगा कि ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसका मध्यवर्ती भाग पश्चिम व पूर्वी हिमालय की तुलना में ऊंचा है क्योंकि माउंट एवरेस्ट व यहाँ पे ये है एवं है या व कर लीजिएगा, वह कंचनजंगा मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसका पूर्व भाग सबसे ऊंचाई पर है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके विस्तृत क्षेत्र पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत कॉमन सी बात है कि अगर वर्षा कम हो रही है तो पेड़ों का जो क्लासिफिकेशन होता है या उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग हो जाती है, और अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं या कोडधारी पाए जाते हैं, तो ये अल्पाइन टाइप के पाए जाते हैं। तो उसका रीज़न है कि वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम हो रही है और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, तो इसी के कारण यहाँ पर जो है सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है।